दोस्तों, इस दुनिया में काम जैसा भी हो, जिसका भी हो, रिपोर्ट कार्ड तो सबको ही तैयार करना पड़ता है। अब चाहे कक्षा 2 का बच्चा हो, क्लास 2 या 3 का बच्चा हो, आपका ही बच्चा हो, सालाना रिपोर्ट कार्ड तो उसको देना ही पड़ता है आपको। अब इसी तरह कोई संस्थान हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो या फिर कोई बड़ा संगठन हो, परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तो जनता के सामने उसे रखना ही होता है। और शायद इसीलिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखूंगा। और तब बात साल की नहीं, 100 दिन की हुई थी कि हर 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। सुनिए मोदी जी को। 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि जैसे जैसे मोदी जी इस देश के सिस्टम पर, संस्थाओं पर कब्जा जमाते चले गए, चुनाव जीतते चले गए, तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो छोड़िए, सालाना रिपोर्ट कार्ड भी वो देना भूल गए। और दूसरी तरफ उनकी जो गोदी मीडिया है, मोदी का असली रिपोर्ट कार्ड तो वो भी नहीं दिखाती है। अब दोस्तों, साल के आखिरी दिन में अगर हम 2025 को असेस करें तो ये बात सही है कि इस साल मोदी तो आगे बढ़ते हुए दिखे, मोदी आगे बढ़ते हुए दिखे, बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखी, गुजरात लॉबी आगे बढ़ते हुए दिखी। लेकिन सच ये है कि इस साल देश पीछे हुए जाता दिखने लगा है। और मोदी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां 2024 में वो झटका खा गए थे, बैसाखियों पर आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चुनाव जीतने शुरू किए। तिगड़म जो भी रही हो, खेल जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई है कि पिछली बार जहां 2024 के आखिर में उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र जीता, तो इस साल तोहफे में उन्हें दिल्ली मिल गया। बम्पर वोटों से उन्होंने दिल्ली जीता, केजरीवाल का शासन खत्म किया और उसके बाद बिहार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बिहार में सिर्फ जीत बड़ी सीटों की नहीं है, मोदी के कंट्रोल में भी बिहार आ गया, एक बड़ा राज्य आ गया। तो अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखते हैं तो मोदी जी के लिए साल उनको माला माल कर गया। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। लेकिन मोदी जी की जगह, बीजेपी की जगह जब हम अपना देश देखते हैं 2025 में, तो ये बात सच है और कड़वा सच है कि मोदी जी की सरकार हर बड़े मोर्चे पर नाकाम होती हुई दिखी है, पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी है। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि इस साल की शुरुआत से ही और अब तक इस देश में हादसे घटते रहे और सरकार सच की जगह उन पर पर्दे डालते हुए दिखी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा हादसा तो प्रयागराज में हो गया। उस प्रयागराज में जहां योगी और मोदी की सरकार पूरी तरह से दुनिया के आगे महाकुंभ को शोकेस कर रहे थे, लेकिन लचर व्यवस्था थी सुरक्षा की, तमाम कमियां थीं, खामियां थीं, जिसके चलते 29 जनवरी की रात वहां जो कुछ हुआ, जिस तरह से स्टैंपेड में, भगदड़ में असंख्य मौतें हुई, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की, आंकड़े छुपाए और यहां तक कि बहुत लोगों को ऐसा कहा जाता है मुआवजा भी नहीं मिला। और योगी जो इस पूरे शो के हीरो बनने जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए दिखे। वहां पे स्टैंपीड हुआ, लोग मरे, आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है, अगर आप भी मांगना चाहो सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप। अब दोस्तों, शुरुआत में और भी कई हादसे हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा हादसा मैं मानता हूं वो अप्रैल में हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में, जब सरकार की लापरवाही की वजह से, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, सुरक्षा की कमी की वजह से, एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं लूपहोल की वजह से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह
लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही अटैक नहीं है, लगातार अटैक होते रहे टेररिस्ट के, और होते होते सबसे बड़ा धमाका दिल्ली में देखने को मिला। इस साल दिल्ली में देखने को मिला, और वहां भी सरकार एक तरह से अंधेरे में तीर चलाती रही। सबसे बड़ी बात यह कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो या बाकी घटनाएं हो, सारी की सारी जिम्मेदारियां गृह मंत्री अमित शाह की थी। जम्मू कश्मीर भी इनडायरेक्टली उन्हीं के कंट्रोल में, और दिल्ली की पुलिस भी अमित शाह के हाथ में, और बाकी जो डबल इंजन की सरकारें, कहीं ना कहीं अमित शाह भी वहां भी अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से आतंकवादियों का, खासकर पाकिस्तान ट्रेंड आतंकवादियों का मनोबल बढ़ रहा था, उनके हमले बढ़ रहे थे, मोदी सरकार ने एक काम तो ठीक किया कि उन्होंने सेना की मदद से यह ऐलान किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं, बेसिस हैं, उनको हम जाके वहां ध्वस्त करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सेना ने स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के हमले जो हैं कहीं ना कहीं नष्ट हुए, डैमेज हुए, लेकिन उसके बाद मोदी जी की कूटनीति ऐसे फेल हुई, मोदी जी इस तरह से कंफ्यूज हुए कि जहां पर सेना हावी होती जा रही थी, सेना पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही थी, मोदी जी ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर, या यूं कहें ये जो युद्ध हो रहा था जिसमें हमारी फौज को जीत मिल सकती थी, उसको बहुत ही मिस्टीरियस कारण से, रहस्यमय परिस्थितियों में उसको अचानक बंद कर दिया, रोक दिया, और बाकी कलई जो थी वो मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब ने खोल दी। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ, किसके दबाव में सीजफायर किया गया, क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? अब सच यह है कि वो मोदी जो ट्रंप की सरकार बना रहे थे, अब की बार जब ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई तो सबसे बड़े टारगेट पर इंडिया आया। और इंडिया इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी की जो पॉलिसीज थी, जो फॉरेन अफेयर्स के जो जिस तरह से वो मामले संभाल रहे थे अपने दम पर, अकेले, बिना किसी की राय के, यूं कह सकते हैं कि खुद ही मोदी विदेश मंत्री भी बन गए थे प्रधानमंत्री के साथ साथ। उसमें इतनी चूक हुई कि ट्रंप भारत के खिलाफ होते गए, और इस तरह के टैरिफ लगा दिए कि हिंदुस्तान के उद्योगों को खरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हमारे यहां हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सेक्टर, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा इन टैरिफ्स। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ट्रंप साहब के जो टैरिफ वॉर था, जो टैरिफ युद्ध वो लड़ रहे थे मोदी के साथ या भारत के साथ, उसका असर यह था कि हमारे शेयर मार्केट पर असर हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स असर हुआ। यही नहीं, जो निर्यात और आयात थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे, उसकी हालत भी खस्ता होने लगी। और सच्चाई है कि जो रुपया है डॉलर के मुकाबले वो इतना कमजोर हुआ, ऐतिहासिक स्तर पर सारे रिकॉर्ड रुपए ने तोड़ दिए। $1 की तुलना में रुपए की कीमत 91 रुपए हो गई, और अब ऐसा लगता है कि रुपया 100 पार होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने कहा ना कि ये जो साल है हादसों के लिए जाना जाएगा, और इन हादसों में जो सरकार की नाकामी थी उसके लिए भी याद किया जाएगा। और हादसे सिर्फ महाकुंभ में नहीं हो रहे थे, हादसे सिर्फ रेल की पटरियों पर नहीं हो रहे थे, ज़मीन पर नहीं हो रहे थे, आतंकवादी हमलों की शक्ल में नहीं हो रहे थे, हादसे हवाई भी हो रहे थे। और इसी बीच जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ, वो भी आप कह सकते हैं कि कुछ बरसों में दुनिया का सबसे बड़ा हादसा था, भारत के इतिहास में भी एक बड़ा हादसा था। अब उसमें पायलट की गलती हुई, उसमें बोइंग की गलती हुई, इसमें भी आप अभी तक कोई क्लैरिटी हमको देखने को नहीं मिली है। और सिर्फ बात हम एयर क्रैश की ही क्यों करें, जिस तरह से इंडिगो क्रैश हुआ साल के आखिर में, और जो क्राइसिस खड़ी हुई कि हजारों हजार यात्री सारे हवाई अड्डों पर देश के बेचैन रहे, परेशान रहे, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। न पायलट को राहत, ना ग्राहक को राहत, ना सरकार की तरफ से जिम्मेवारी, और कंपनी के मालिक को बस एक नोट दे दिया, और यहीं तक सरकार समझती है कि उनकी जिम्मेवारी खत्म। अब सवाल और भी बहुत से हैं, सवाल वोट चोरी के खेल के भी हैं, सवाल जिस तरह से किसानों के लिए, गांव के मजदूरों के लिए मनरेगा की इतनी बड़ी योजना को खत्म किया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है,
महात्मा गांधी का नाम मिटाया जा रहा है, या फिर दिल्ली में नहीं पूरे उत्तर भारत में ये जो जहरीली हवा है AQI है, उस पर सरकार चुप है, कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। या फिर आप कहें कि साल के आखिर में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पर हमले होते रहे, क्रिश्चियंस पर हमने हमले होते हुए देखे, या फिर मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई, सरकार उस पर भी खामोश रही। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको लिस्ट बताता चला जाऊं, 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटे नहीं, पूरी रात निकल जाएगी। अब दोस्तों आखिर में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो मोदी 2014 में शपथ लेने के बाद रिपोर्ट कार्ड देने की बात कर रहे थे कि हर 100 दिन पर एक रिपोर्ट कार्ड आएगा जनता के सामने, वो आज की तारीख में रिपोर्ट कार्ड की बात ही नहीं करते। आज की तारीख में सालाना रिपोर्ट कार्ड छोड़िए, 11 साल में क्या किया इस पर भी मोदी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, ना किसी से बात करने को तैयार है। और अगर बात करते भी हैं तो मोनोलॉग है, सिर्फ अपनी तारीफ होती है, सवालों के जवाब नहीं देते कि 11 साल में क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या सही नहीं हुआ, या क्या क्या वाकई अचीवमेंट माना जाएगा, उस पर मोदी पूरी तरह खामोश रहते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम पर, देश के सारे संस्थानों पर, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, सेना हो, पुलिस हो, या फिर कॉरपोरेट हो, या फिर इलेक्शन का सिस्टम हो, इस पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों आखिर में एक आपसे बहुत ही पर्सनल सी एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से, आप जिस तरह से हिम्मत देते हैं उसी से ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ये चैनल आप ही का है और आपकी वजह से ही चल रहा है। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, उनके साथ शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट से किस तरह की मुझे खबरें आपके सामने रखनी चाहिए, पेश करनी चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि सरकार में क्या क्या छुपाया जा रहा है, उसको आप तक लाना है। उसमें थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ बताते हैं, और वाकई मैं उसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अमल करने की। तो कमेंट लिखिए और लाइक भी करिए। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और एक बात और, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बधाई, और नया साल आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो।